हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के आज ये पार्ट नंबर 8 पे हम देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब रहती है व्हेन देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट वी से दैट द इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी इज़ मिनिमम, दैट इज़ द लाइट इज़ डिम व्हेन देयर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो अच्छा गुड कब दिखेगा हमको, ठीक है। कंडीशंस क्या है उसके लिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, उस वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका ही ये आंसर हमको देखना है। और क्वेश्चन कैसा है देखो, मैं पढ़ती हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, गिव रीजंस। यानी क्या कंडीशंस है, अगर अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमको चाहिए तो क्या कंडीशन है, और गिव रीजंस यानी क्या रीजंस, उसके पीछे हर एक कंडीशन के क्या रीजंस है ये हमको देखना है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न हमने देखा है, इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कैसा रहता है कि वी नो दैट देयर इज़ अ स्क्रीन एंड व्हेन द लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन, देन एट द मिडल ऑफ द स्क्रीन देयर इज़ अ ब्राइट पॉइंट, ठीक है। ब्राइट बैंड बोल सकते हो, ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हो, एंड वी सी द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यानी एक ब्राइट रहेगा एक डार्क रहेगा, वैसे ही नीचे रहेगा डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। तो ये है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमको अच्छा चाहिए तो इसके लिए क्या कंडीशंस है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। बट यहाँ पे कैसा है कि आपको यहाँ पे गिव रीजंस, ये एक और एडिशनल पार्ट यहाँ पे बुक में दिया है। एक्चुअली हरदम 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ कंडीशंस पूछी जाती है। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अब इंटरफेरेंस पैटर्न में जैसे हमने देखा है कि ब्राइट इज़ एट द सेंटर, देन देर इज़ अ डार्क, देन ब्राइट, दैट इज़ वी गेट द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, ठीक है। अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। तो डार्क बैंड कब मिलता है, व्हेन देयर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहता है तो वह हमको मिलता है डार्क बैंड। और ब्राइट बैंड कब मिलता है, व्हेन देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब हमने देखा हुआ है, मैं जस्ट आपकी रिविजन करके ले रही हूँ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब रहता है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम। जब इंटेंसिटी लाइट की कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब रहता है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम रहती है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो अब यही इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम अच्छे क्वालिटी का हमको चाहिए तो व्हाट आर द कंडीशंस। तो 6 कंडीशंस है, उसको हम देखने वाले हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। आपको जो हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं तो एक्चुअली आपको एग्जाम में वही लिखने हैं। ये रीज़न है, नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है वो रीज़न है। सिर्फ आपको जो हेडिंग में बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है आपको वही कंडीशंस लिखनी है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसे ही 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सिर्फ जो हेडिंग दिखाई दे रहे हैं तो वही हेडिंग लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरेंट। 2 सोर्सेस लाइट के कैसे होने चाहिए, जो 2 सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी कोहिरेंट। अब कोहिरेंट यानी क्या है, कोहिरेंट हमने ये कंसेप्ट कोहिरेंट का देखा हुआ है कि 2 सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहिरेंट। कब हम उसको कोहिरेंट कहते हैं 2 सोर्सेस ऑफ लाइट को, कि जब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द 2 सोर्सेस मस्ट बी इक्वल और मस्ट बी सेम। यानी 2 कोहिरेंट सोर्सेस कब रहते हैं, कोहिरेंट कब रहते हैं सोर्सेस, व्हेन जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी बोलो या वेवलेंथ, कुछ भी बोलिए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, 2 सोर्सेस ऐसा बोलेंगे। 2 सोर्सेस जो हम ले रहे हैं उनकी ये तीनों कंडीशंस कैसे चाहिए, सेम चाहिए, तब वी से दैट द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट इज़ कोहिरेंट।
आर कोहिरेंट, ठीक है। तो अगर टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरेंट, अगर अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरेंट चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे कोहिरेंट है तो ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार रहेगा। बट अगर इनकोहिरेंट सोर्सेस हम लेते हैं तो देर इज़ अ चेंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, और जो अच्छा जो जैसे अल्टरनेट हमने देखा है ब्राइट एंड डार्क बैंड हमको मिलता है तो वो हमको अच्छे से नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ वी यूज़ द इनकोहिरेंट सोर्सेस दैट इज़ द वेवलेंथ अगर सेम नहीं है दोनों की, तो एक डिफरेंट वेवलेंथ का इंसिडेंट होगा और एक डिफरेंट वेवलेंथ का इंसिडेंट होगा, और वी नो दैट ईच कलर हैज़ डिफरेंट ईच वेवलेंथ हैज़ डिफरेंट कलर में डिफरेंट वेवलेंथ हैज़ डिफरेंट कलर्स। ये हमने देखा हुआ है कि अगर वेवलेंथ हम अलग अलग वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं तो हर एक वेवलेंथ को अपना कलर रहेगा। तो अगर हम अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट अगर यूज़ करते हैं, सोर्सेस यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, देयर इज़ जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा मिलेगा, हमको अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देयर इज़ वी कैन नॉट गेट a steady interference pattern if we use incoherent sources। अगर हमने incoherent sources यूज़ किया तो हमको steady interference pattern नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरेंट, ओके। तो इसमें यही याद रखना है कि सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमको कोहिरेंट सोर्स ही चाहिए, और फॉर अगर इनकोहिरेंट सोर्सेस है तो दे अंडरगो रैपिड एंड रैंडम चेंजेस एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। एग्जाम में तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है, ओके। सेकेंड अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। जो सोर्सेस हम दो यूज़ कर रहे हैं वो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, S1 और S2, ये दोनों सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या है, क्रोमेटिक यानी कलर, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो यानी क्या है, सिंगल। अगर सिंगल कलर यानी सिंगल कलर यानी क्या है, सिंगल वेवलेंथ वाली अगर लाइट है हम यूज़ करते हैं, तो सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमको जो फ्रिंजेस मिल रही है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, तो वो कैसे मिलेगी, वेल विड्थ की मिलेगी और अच्छी मिलेगी, स्टेडी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो फ्रिंज है विड्थ ऑफ द फ्रिंज है, जैसे यहाँ पे हमको मिल रहा है सपोज ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो ये जो विड्थ है इट डिपेंड्स अपॉन, जो विड्थ है इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड है, ठीक है। अगर हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अगर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ नहीं किया है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अगर यूज़ करते हैं तो हर एक वेवलेंथ को अलग अलग कलर रहते हैं, ठीक है। तो दोनों, एक अलग कलर का रहेगा दूसरा अलग कलर का रहेगा, तो जो हमको ये बैंड मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, तो दे ओवरलैप विथ ईच अदर, यानी राइट पे डार्क ओवरलैप होगा, ठीक है। और क्योंकि वेवलेंथ कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है। तो समझ में आया कि फ्रिंजेस जो है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और उनकी पोजीशन या उनकी विड्थ, ये दोनों भी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वेवलेंथ हमने अलग अलग यूज़ किया तो यानी वी गेट कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड्स, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, कलर, और कलर मिलेंगे, ये फ्रिंजेस ब्राइट और डार्क जैसे मिल रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कलर फ्रिंजेस मिलेंगे, कलर फ्रिंजेस मिलेंगे, और उनकी वेवलेंथ किसकी वजह से मिलेंगे, ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ वाला ही लाइट चाहिए, यानी एक ही कलर वाला, ठीक है। दो सोर्सेस की वेवलेंथ कैसे चाहिए, सेम ही चाहिए, सिंगल वेवलेंथ वाली ही सोर्सेस चाहिए, ठीक है। समझ में आई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं।
द टू इंटरफियरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। दो इंटरफियरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड कैसे चाहिए, सेम चाहिए। दो जो हम वेव्स, दो सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं S1 और S2, उस पर से जो वेव निकलने वाली है, तो दोनों भी वेव कैसी होनी चाहिए, तो दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड में, यानी अगर फर्स्ट वन A1 है और सेकंड वाले की A2 है, तो कंडीशन क्या है, A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है। अगर हमने देखा हुआ है ये कि इंटेंसिटी जो है डार्क फ्रिंजेस, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं डार्क फ्रिंज है और फिर ब्राइट मिलती है, फिर डार्क मिलती है, तो हमको मालूम है कि अगर डार्क फ्रिंज हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे इंटेंसिटी नियर अबाउट कैसी रहती है, ज़ीरो रहती है। इंटेंसिटी कैसी रहती है, ज़ीरो रहती है। तो और जहाँ पे ब्राइट लाइट मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है, वहाँ पे इंटेंसिटी कैसी रहती है, इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम रहती है। ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड सेम अगर रहेंगे तो ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस में हमने बोला है फर्स्ट कंडीशन कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी ही क्या है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। कोहेरेंट यानी क्या है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो ये कंडीशन होने की वजह से ये कंडीशन होनी ही चाहिए, तो ही हमको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, समझ में आया। तो फिर थर्ड कंडीशन क्या है, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। उनकी एम्पलीट्यूड कैसी चाहिए, सेम चाहिए। ओके। अब फोर्थ कंडीशन की तरफ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, देखो, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। फोर्थ कंडीशन पढ़ रहे हैं, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। अब दो स्लिट्स हम अगर कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ S1 और S2। तो सपोज दिस इज़ S1 स्लिट एंड दिस इज़ S2 स्लिट। ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल in comparison to the distance between the plane containing the slits and observing screen। ये slits है और ये है screen। suppose this is a screen, तो दोनों में जो distance between the two slits है, यानी ये it is denoted by small d, ये और distance between slit and screen it is denoted by capital D। तो क्या condition है कि जो d है it is कैसा होना चाहिए, d, तो it is very small than capital D होना चाहिए। ठीक है। ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ द फोर्थ कंडीशन कि द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, यानी सेपरेशन किससे दिखाते हैं हम, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द ऑब्जर्विंग स्क्रीन। ठीक है। यानी डी, कैपिटल डी ग्रेटर रहना चाहिए स्मॉल डी से। ओके। तो ये किस वजह से है, तो अगर हम जितनी, अब हमने देखा हुआ है एक होल है, उसमें से एक बारीक सा होल है, अगर आप करते हो और टॉर्च को फोकस करते हो उसमें से, तो अगर छोटा, बहुत बारीक होल है, बहुत छोटा होल है, तो लाइट भी कैसे आएगी, एकदम बारीक आएगी। बट अगर ये होल बहुत बड़ा है तो लाइट भी कैसे आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो वैसे ही है कि अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो सफिशेंटली लार्ज है, तो जो फ्रिंजेस है दे आर वेल सेपरेटेड एंड कैन बी क्लियरली सीन। वो कैसे रहेंगे, सेपरेट मिलेंगे हमको फ्रिंजेस, और वो क्लियरली सीन भी रहेगी, यानी हमको अच्छे से दिखाई भी देंगी। तो यही लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ नेसेसरी एज ओनली इन दिस केस द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विल बी सफिशिएंटली लार्ज टू बी मेजरेबल एंड द फ्रिंजेस आर वेल सेपरेटेड एंड कैन बी क्लियरली सीन। से फ्रिंजेस कैसे मिलेंगी, वेल सेपरेटेड मिलेंगी और क्लियरली सीन भी हमको क्लियरली दिखेगी। ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन समझ में आई, द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द स्लिट्स एंड द ऑब्जर्विंग स्क्रीन डी, यानी डी छोटा चाहिए दैन कैपिटल डी। ओके, समझ में आई फोर्थ कंडीशन। अब फिफ्थ कंडीशन को देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है, द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। दो स्लिट्स कैसे चाहिए, तो नैरो चाहिए। दो स्लिट्स, अभी हमने देखा है कि ये जो स्लिट है, ये स्लिट अगर छोटी रहती है, अभी मैंने बताया ये आपको कि अगर ये स्लिट जो है ये S1 है, ये S2 है, सपोज़ ये क्या है, होली है, अगर ये नैरो रहता है, छोटा रहता है, तो जो, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है,
ठीक है। तो अगर जो है स्लिट अगर सफिशेंटली स्मॉल रहती है या कम रहती है तो जो इंटरफियरेंस पैटर्न अच्छा आता है, और अगर ये ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, तो वी गेट अ ब्लर इंटरफियरेंस पैटर्न। जो हमको यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ब्लर मिलेगा। ठीक है, ब्लर यानी धुंधला धुंधला मिलेगा। ओके, तो दो स्लिट्स कैसे चाहिए, इसीलिए टू स्लिट्स मस्ट बी नैरो। ओके, तो यही आपको सिर्फ हेडिंग ही लिखना है। सिर्फ आपको ये सिर्फ मैं इस यहाँ पे बता रही हूँ रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन है, हमको एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, पर एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पूछा जाने वाला है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टडी या गुड इंटरफियरेंस पैटर्न। तो फिफ्थ वाली कंडीशन क्या है हमारी, द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। दो स्लिट्स कैसे चाहिए, नैरो चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारी कंडीशन क्या है, द टू वेव्स शुड बी इन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, दो वेव कैसी चाहिए, इन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन मीन्स क्या है, जो लाइट है वो कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो इट इज़ कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन। यानी अगर वो लाइट है तो उसको कैसा छोड़ा जाएगा कि बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी वो बस एक ही लाइन में जाना चाहिए। तो ये कंडीशन को मैं यानी आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ। वैसे तो पोलराइजेशन की टर्म बहुत डिटेल में लेनी चाहिए और बहुत अच्छे डिटेल में है भी हमको, बट अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ कि अगर वो लाइट स्ट्रिक्टली या रिस्ट्रिक्टेड इन अ सिंगल प्लेन, ये तो वो लाइट को क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पोलराइज लाइट अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट। कैसी चाहिए, वो सेम स्टेट में चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द सिक्स कंडीशन। आपको सिर्फ हेडिंग लिखने हैं, सिक्स कंडीशन क्या है तो समझ में आए। तो दीज आर द सिक्स कंडीशन फॉर गुड या स्टडी इंटरफियरेंस पैटर्न। तो फटाफट एक बार देखते हैं। पहली कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। सेकेंड कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। थर्ड कंडीशन है द टू इंटरफियरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। देन फोर्थ कंडीशन है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स D must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and observing screen, capital D. ओके, फिफ्थ कंडीशन है द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। और सिक्स्थ कंडीशन है द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द सिक्स कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड एंड स्टडी इंटरफियरेंस पैटर्न। यहाँ तक आपको हेडिंग लिखने पड़ेंगे सभी। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट। हम देखते हैं आपके बुक में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। क्या है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं पढ़ती हूँ, देखो क्या क्या है उसमें, गिवन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉन यूनिट। अब वेवलेंथ कितनी दी है, वेवलेंथ इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा और इसकी वैल्यू कितनी है 5500 एंगस्ट्रॉन यूनिट, ये है वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट के देखो क्या बोला है। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10। क्या है यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये रहता है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये हो गया। देन क्या हो गया, क्या देखो, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स, यानी वो इंसिडेंट हो रहा है दो स्लिट्स पे। ठीक है, दो स्लिट्स पे इंसिडेंट हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है, ऑन टू स्लिट्स इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, and if the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 सेंटीमीटर। जो सेपरेशन है स्क्रीन पर का, तो स्क्रीन पर का सेपरेशन किसके बीच में भी बोला है, इफ़ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, यानी हमको 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे कंसिडर करने हैं, सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, स्क्रीन कितने मीटर अवे है, 2 मीटर अवे है स्क्रीन।
ठीक है, 2 मीटर अवे है स्क्रीन, तो यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी इज़ इक्वल टू 2 मीटर, अवे इज़ 2 सेंटीमीटर, यानी हर एक इसमें ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ओके तो ये क्या है, ये जो डिस्टेंस यानी ये क्या है, दिस इज़ नोन एज फ्रिंज विड्थ, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैसे दी है, W डिनोट करते हैं हम फ्रिंज विड्थ को, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रिंज विड्थ, इट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू कितनी है, टोटल फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर दी है। तो यहाँ पे कैसा आएगा, देखो W इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यानी इट इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर आएगी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स हमको निकालना है। देखो क्या बोला है कि क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, ये 2 स्लिट्स S1 और S2 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय D। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है W इज़ इक्वल टू लैम्बडा D अपॉन कैपिटल D, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू है हमारे पास में, डी की वैल्यू है, डी स्मॉल डी को निकालना है और डब्ल्यू की भी वैल्यू है। मैं सेकंड इस पे निकालती हूँ। देखो क्या है फॉर्मूला, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी, ऐसा आएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी, d इज़ इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन w आएगा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, देखो हम यहाँ पे देखेंगे, लैम्बडा की वैल्यू है 5500 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल D की वैल्यू है 2 मीटर और w की वैल्यू है 0.02 मीटर। तो इसको लिखते हैं अब सबको, लैम्बडा की वैल्यू है 5500 इंटू 10⁻⁻10, डी की वैल्यू है 2 और W की वैल्यू है 0.02। इसको सॉल्व करना है हमको, तो ये जो है ये 2 हो गया और 2 अपॉन 100 है ये, तो यानी 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यानी वी गेट 5500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 इंटू 10⁻, वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कैंसिल होने के बाद में वी गेट, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, देखो ये कैसे आया मैं बताती हूँ आपको फिर से, ये ऐसा है ना, ये कैंसिल नहीं करते हैं। देखो अब यहाँ पे आएगा 0.02 है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ 2 इंटू 10⁻³ कर लेती हूँ यहाँ पे उसको, और ये 2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद में 10⁻⁻4 यानी वी गेट 5.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया, तो कैसे आया, तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लर्न चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, देखो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जनरली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक करिएगा। देखो, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ्स between the rays starting from 2 slits S1 and S2 and reaching a point A on the screen, यानी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 2 स्लिट्स लेने वाले हैं, एक है S1 और दूसरी है S2। ठीक है, दिस इज़ अ स्क्रीन, ये क्या है, हमारी स्क्रीन है और ये S1 से निकला हुआ लाइट यहाँ पे A पॉइंट पे रीच होगा और S2 से निकला हुआ, देखो अब यहाँ पे एंड रीचिंग अ पॉइंट A ऑन द स्क्रीन इज़ 0.0075 मिलीमीटर। ठीक है, S1 S2 से रीच होने वाले पॉइंट का पाथ डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना है, इट इज़ 0.0075 है, उसका डिफरेंस है 0.0075 पाथ डिफरेंस उसका। तो पाथ डिफरेंस फॉर ए, तो हम जनरली डिनोट करते हैं डेल्टा एल, और ए है तो ए से डिनोट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0.0075 मिलीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.0075 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा ये हो गया डेल्टा एल
ए आ गया एंड रीचिंग अनदर पॉइंट बी ऑन द स्क्रीन, ऐसा बोला है। तो सपोज बी इज़ अनदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब देखो बी कैसा पॉइंट है ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज, यहाँ पे हमको सेंट्रल फ्रिंज मिलती है। सपोज ओ पॉइंट है, ओ से ये बी अदर साइड में है और एक दूसरे साइड में है, ऐसे बोला है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका पाथ डिफरेंस दिया है, यानी S1B माइनस S2B, ये पाथ डिफरेंस कितना दिया है 0.0015 मिलीमीटर। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बी के लिए हम डेल्टा एल बी से दिखाते हैं 0.0015 मिलीमीटर, ऐसा आएगा। यानी इट इज़ इक्वल टू 0.0015 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में कितने, अब हमको ये अगर सेंट्रल जो है वो ब्राइट रहता है, फिर ये डार्क मिलेगा, ये ब्राइट मिलेगा, ये डार्क मिलेगा, तो कितनी ऐसे फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट करना है ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी है और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी निकालनी है, डार्क फ्रिंजेस ये भी निकालनी है। ठीक है, और क्या है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ इज़ 6000 एंगस्ट्रॉन यूनिट। अगर वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, यानी इट इज़ इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस दिया है और डी भी दिया है और कैपिटल डी और डी नहीं दिया है, पर जैसे पाथ डिफरेंस दिया है तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखो कैसे करते हैं, पहले तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाथ डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एल इट इज़ इक्वल टू वाई इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये रहता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। तो अब पॉइंट ए के लिए निकालेंगे हम, फॉर पॉइंट ए पाथ डिफरेंस कैसा आएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एल ए इट इज़ इक्वल टू वाई ए करेंगे उसको, और डी अपॉन डी ये तो कांस्टेंट ही रहता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये डिस्टेंस वो भी वही रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से अब हमको वाई ए निकालना है, यानी नंबर ऑफ जो फ्रिंज है ए के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस निकालने हैं ए पॉइंट पे। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल ए कैपिटल डी आएगा यहाँ पे, और अपॉन स्मॉल डी। तो वैल्यूज़ ऐड करते हैं। डेल्टा एल ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल ए इज 0.0075 इंटू 10⁻⁻3, और डी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डी और डी की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यूज़ कैसे आएंगी। देखो डेल्टा एल अपॉन ये वैल्यू आती है, एक मिनट, ये वैल्यू आती है 0.0075 इंटू 10⁻⁻3 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ये वैल्यू आएगी। और 4 पॉइंट बी के लिए निकालना पड़ेगा अभी। 4 पॉइंट बी कैसे आएगा, देखो 4 पॉइंट बी इट इज़, अब इसके लिए डेल्टा एल बी हम निकालते हैं। डेल्टा एल बी का सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वाई बी डी अपॉन डी। ठीक है, हमारे पास जो है वही ऐड करेंगे। तो तो वाई बी की वैल्यू क्या आएगी, उसके ऊपर से वाई बी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एल बी इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसे आएगा। इट इज़ इक्वल टू 0. डेल्टा एल बी की वैल्यू देखेंगे, डेल्टा एल बी की वैल्यू कितनी है 0.0015 है, उसको ऐड करेंगे, 0.0015 को ऐड करेंगे, हाँ ऐड है, यहाँ पे लिखेंगे 0.0015 डी अपॉन
डी। ये हो गई वाई बी की वैल्यू हो गई, वाई बी की वैल्यू हो गई। उसके बाद में अब हमको नंबर ऑफ ब्राइट और ए और बी मिला के क्या पूछा है, देखो इसमें प्रॉब्लम में देखते हैं क्या पूछा है। देखो पीछे जाते हैं, प्रॉब्लम में देखो क्या पूछा है कि नंबर ऑफ जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है ये हमको निकालने हैं। ए और बी के बीच में कितने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है, तो अब हम वाई ए और वाई बी को ऐड करेंगे, फिर क्या होता है। तो देखिए वाई ए के यानी क्या है, वाई ए यानी क्या है उसको पहले समझ लेते हैं कि वाई ए इज़ द नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन ए एंड यानी इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पॉइंट ए। ओ ए ये डिस्टेंस है वाई ए और ओ बी ये डिस्टेंस है वाई बी, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने फ्रिंजेस है इसके लिए हमको वाई ए और वाई बी को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे, देखो क्या आता है, वाई ए प्लस वाई बी, दोनों के इक्वेशंस को ऐड करेंगे। वाई ए की वैल्यू क्या है वो उसको देखेंगे। वाई ए की वैल्यू है 0.0075 इंटू 10⁻³ डी अपॉन डी, और वाई बी की वैल्यू है 0.0015 डी अपॉन डी इंटू 10⁻³ लिखना रहेगा यहाँ पे, इंटू 10⁻³, ठीक है। तो इसको दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करते हैं। क्या आएगा, पहले की वैल्यू है 0.0075 इंटू 10⁻³ इंटू डी अपॉन डी, ठीक है, प्लस दूसरे की वैल्यू लिखेंगे 0.0015 इंटू 10⁻³ इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये हो गया। अब यानी डी डिनोमिनेटर है, दोनों का कॉमन निकालते हैं डी अपॉन डी को, और ये इनका अगर एडिशन करते हैं तो 5 + 5 यानी इट इज़ 0, 10 हो गया, 7 1 8 और ये 9, यानी वी गेट 0.0090 इंटू 10⁻³ कॉमन निकल गया, और डी अपॉन डी भी कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब फ्रिंज विड्थ कैसी है, फ्रिंज विड्थ इज़ डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी रहती है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ ऐसे रहती है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं n ब्राइट फ्रिंजेस, सपोज लेट अस कंसिडर, लेट देयर आर सपोज करो n ब्राइट फ्रिंजेस है। ए और बी के बीच में कितने ब्राइट फ्रिंजेस है, ए ब्राइट फ्रिंजेस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कितने फ्रिंजेस है, एन ब्राइट फ्रिंजेस है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये विड्थ है हमारी डार्क ब्राइट, तो ये एन फ्रिंजेस के लिए कितनी विड्थ होगी ये हमको निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एन इंटू डब्ल्यू ऐसा करेंगे, इट इज़ इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी, यानी ये क्या मिल गया हमको, वाई ए प्लस वाई बी, क्योंकि वाई ए और वाई बी कैसा है, ये सपोज ये ए पॉइंट है और ये सेंटर है हमारा, और ये बी पॉइंट है। तो वाई ए यानी ये है वाई ए और ये है वाई बी। तो ये जो पूरी विड्थ है डब्ल्यू, ये कैसे बन गई, वाई ए प्लस वाई बी, और नंबर जो है नंबर इंटू विड्थ ऐसे आ गई। तो ये हो गया एन लैम्बडा डी अपॉन डी, इट इज़ इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी। अब इसका ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू हमको कैसा मिलेगा, अब डी अपॉन वाई ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिर से, लैम्बडा डी अपॉन डी ये लिखती हूँ। वाई ए की वैल्यू कितनी है, वाई ए और वाई बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, वो लिखते हैं 0.0090 इंटू 10⁻³ डी अपॉन डी। तो डी अपॉन डी नेचुरली कट हो जाता है, तो यहाँ पे हमको मिलता है n इज़ इक्वल टू 0.0090 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्बडा मिलता है। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है वो देखेंगे, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, और उसको मीटर में यानी 10⁻10 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं हम 10⁻10 आएगा,
तो देखो क्या आता है, n इज इक्वल टू कितना आएगा 0.0090 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 10⁻⁻10 ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो वी गेट क्या मिल जाता है, देखो n इज इक्वल टू 0.0090 इंटू ये बच जाता है, देखो 10⁻, ये 6 है, 6 बनाकर उसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये बन गया जाता है फिर -7 और ऊपर जाने के बाद में +7 हो जाएगा और 10⁻³ यानी 10⁻⁴ हो जाएगा, वो 10⁻⁴/6 आ जाएगा। तो 6 से अगर हम करते हैं डिवाइड इसको, तो ये तो कैंसिल, 10⁻⁴ और 10⁻⁻4 है, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा ऐसा हो जाएगा, यानी वी गेट n इज इक्वल टू 15। तो कितने n यानी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमने कंसिडर किए थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 15 ब्राइट फ्रिंजेस। कितने ब्राइट फ्रिंजेस है, 15 ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन A एंड B और बीच की सेंट्रल को पकड़ के कितनी ब्राइट फ्रिंजेस है, ये सेंटर वाली ब्राइट रहती है तो उसको पकड़ के, हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंक्लूडिंग सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। अब इतने ब्राइट है तो कितनी डार्क रहेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हमको 15 ब्राइट मिली है तो कितने बाकी की कैसे रहेंगी, डार्क मिलेगी। तो एक ब्राइट वाली ज़्यादा रहती है सेंटर में, तो उसको एक छोड़ के जितनी ब्राइट है उतनी डार्क रहेगी ना। तो टोटल डार्क फ्रिंजेस कैसे रहेंगे फिर, टोटल डार्क फ्रिंजेस, डार्क मैं दूसरे इसमें लिखती हूँ, टोटल देयरफॉर टोटल डार्क फ्रिंजेस। अब जितनी ये हमारा स्क्रीन है बीच में सेंट्रल ओ ये ब्राइट वाली है, इसको पकड़ के हमको 15 ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है, तो इसको ये अकेली को छोड़ के यानी बाकी के 14 हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि सेंटर ये कंपलसरी है, उसको इंक्लूड करके 15 मिल रही है, तो टोटल डार्क फ्रिंज कैसे मिलेगी हमको, इट इज़ इक्वल टू 15 - 1 इट इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर आर 15 ब्राइट एंड 14 डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम पूरा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद में हमको अभी ये देखना था, ये देखेंगे वाई आर मल्टीपल, ये आपके एक्सरसाइज में 3rd नंबर का क्वेश्चन भी है और ये टॉपिक हमको देखना है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, ये टॉपिक है। और आपके एक्सरसाइज में 2nd नंबर का क्वेश्चन है, 2nd नंबर के क्वेश्चन में 3rd नंबर का सब क्वेश्चन है, वाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ थिन फिल्म। अब थिन फिल्म अगर हम कंसिडर करते हैं जो कि फ्लोट होती है हमारे कोई भी वाटर में, आपको दिखाई देते हैं कि ऊपर ऐसे ऑयली और कलर्ड ऐसा दिखाई देता है, तो इट इज़ नोन एज थिन फिल्म। अब हम अगर अपने रिवर या पॉन्ड के ऊपर देखते हैं तो आपको ऐसा ऑयली दिखाई देता है और वो उसके ऊपर कैसे थोड़ा सा कलरफुल ऑयली दिखाई देता है, इट इज़ नोन एज थिन फिल्म। और कैसी है वो, कलर्ड थिन फिल्म है, ठीक है। तो यही अभी देखना है, क्या क्वेश्चन है देखो, वाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ थिन फिल्म। मल्टीपल कलर क्यों दिखाई देते हैं ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाटर के ऊपर हमको ऐसे क्यों दिखाई देता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डायग्राम से एक्सप्लेन करना है हमको, डायग्राम देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमको अगर मल्टीपल कलर ऑब्जर्व हो रहे हैं ओवर थिन ऑयल फिल्म्स और वो है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये है वाटर सरफेस पे, आपने देखा हुआ होगा रेनी सीजन में जो पॉन्ड्स में ऊपर ऐसे थोड़े से ऑयली आपको दिखाई देता है, कलर्ड ऑयल फिल्म दिखाई देगी,
ठीक है। तो ये किसके वजह से है, तो इट इज़ ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। किसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है आपको, ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहाँ से है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस, यानी ऊपर से भी, ये सपोज आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये ऑयल फिल्म, तो ऊपर से इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लोअर सरफेस से भी फिल्म के वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है अपर एंड लोअर बिटवीन द टू रेज, इट इज़ डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑन द फिल्म, दैट इज़ जो हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम व्यू करते हैं वो पॉइंट पे डिपेंड रहता है। ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, अपर सरफेस से भी होता है और लोअर सरफेस से भी होता है। तो ये जो है उसका पाथ डिफरेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट फ्रॉम विच वी व्यू, जहाँ से हम देख रहे हैं वो पॉइंट पे वो डिपेंड रहता है। ठीक है। तो समझ लेते हैं ये डायग्राम को, पहले मैं ये सब रब कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंसिडेंट वेव जो है वो पहले ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है। अब मैं ये रेड पेन यूज़ कर रही हूँ, ये इंसिडेंट लाइट आपको दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वो क्या होता है, जैसे इसने पाथ बदल दी है तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू और देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड। अब क्या हो रहा है, देखो द इंसिडेंट वेव ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम अपर सरफेस, अपर सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा है। और कुछ जो लाइट है वो ए बी के अलोंग क्या हो रहा है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड, इट इज़ रिफ्रैक्टेड अलोंग ए बी, अलोंग ए बी वो रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है। और बी पे अगेन क्या हो रहा है, बी पे इट गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड, अगेन वो पार्शली रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड ट्रैवल्स अलोंग बी सी। ठीक है। अगेन वह पार्शली रिफ्लेक्ट हो रहा है और बी सी के अलोंग वो ट्रैवल हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि इंसिडेंट लाइट पहले ए पे रीच होती है एंड इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड अलोंग ए ई एंड देन इट इज़ पार्शली रिफ्रैक्टेड अलोंग ए बी। तो अब सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इट रिफ्रैक्ट्स इनटू द एयर, वो एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। अलोंग सी एफ, अलोंग सी एफ वो चेंज कर रही है डायरेक्शन, ये तो वी से दैट इट इज़ रिफ्रैक्टेड इन द एयर। देखो मैं डायग्राम को इरेज कर देती हूँ, ये पूरा लिखा हुआ इरेज करती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंसिडेंट लाइट थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, देन यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है ए बी के अलोंग, देन एट पॉइंट बी अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है बी सी के अलोंग, और सी एफ यानी यहाँ पे फिर से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है इनटू द एयर, इनटू एयर रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, समझ में आया होगा आपको। तो जो दो पैरेलल रेज है, कौन से दो पैरेलल रेज, पहले तो पहला रे है ए ई इज़ द पैरेलल रे एंड दूसरा रे है सी एफ। ए ई से पैरेलल कौन है, ए ई इज़ पैरेलल टू सी एफ। ठीक है। तो देन उनका जो फेज डिफरेंस है ड्यू टू दिस पाथ लेंस आर डिफरेंट, इनका जो फेज डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, फेज डिफरेंस वो डिफरेंट रहेगा, फेज डिफरेंस वो कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है। अब ये जो फेज डिफरेंस है इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल थीटा 1, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, फेज डिफरेंस, यानी अलग एंगल का अगर इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर डिफरेंट है तो जो रिफ्रैक्शन है वो अलग होगा। तो ये सब डिपेंड रहेगा। देखो यहाँ पे ये θ1 है तो इतना यहाँ पे आपको ये एंगल भी θ1 दिखाई दे रहा है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, वो एट द टॉप सरफेस पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, ये टॉप सरफेस पे है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीविंग एंगल, उसको क्या बोलेंगे, वीविंग एंगल पे डिपेंड है। और ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, किसके ऊपर डिपेंड है, ये θ1 पे डिपेंड तो हो गया, और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दिस वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। सो ये जो दो रे है AE एंड CF, दे इंटरफियर टू ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस मैक्सिमा, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रोड्यूस करेगा। और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसा रहेगा, फॉर डिफरेंट कलर रहेगा। ठीक है, डिफरेंट कलर्स, और उनके एंगल भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट एंगल ऑफ वीविंग, यानी अलग अलग वीविंग एंगल जो है, ये जो θ1 क्या है, वीविंग एंगल, अगर अलग अलग रहेंगे तो वी गेट द डिफरेंट कलर्स, ठीक, फॉर डिफरेंट वीविंग एंगल व्हेन वी सी द फिल्म एट द डिफरेंट एंगल्स। अगर अलग अलग एंगल से हमने वो फिल्म को देखा तो आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दिस थीटा, ये θ1 के ऊपर सब डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो मैंने बोला यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पहला, देखो 2 मिनट में पढ़ते हैं इसको। द मल्टीपल कलर्स ओवर थिन ऑफ ऑयल फिल्म्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ड्यू टू द, किसके वजह से, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म, इसके वजह से, इंटरफियरेंस के वजह से है। ठीक है, और जो पाथ डिफरेंस है टू रेज में, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑन द फिल्म दैट इज बीइंग व्यू, जहाँ से हमने व्यू किया है वो उसके ऊपर ये पाथ डिफरेंस डिपेंड रहता है। यानी हमने कहाँ से व्यू किया था, ये है हमारा व्यूविंग एंगल, ये जो θ1 इज़ व्यूविंग एंगल है, एंगल ऑफ व्यूविंग भी बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो, इसके ऊपर ये सब डिपेंड है। जो एंगल से हम देखते हैं वो कलर्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे वही बोला गया है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ देखो, द इंसिडेंट वेव गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस एज शोन बाय द रे AE। ठीक है, पहले तो AE से रिफ्लेक्ट होगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी AB से। ठीक है, पहले इंसिडेंट लाइट जो है वो AE से रिफ्लेक्ट होगी पार्शली, और आधी जो है अंदर जाकर AB यानी रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे AB के अलोंग क्या होती है, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 4th नंबर वाला पॉइंट, एट B इट अगेन गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड ट्रैवल अलोंग BC। B पे कैसा दिखाई देता है आपको, B पे अगेन वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी BC करके, और देन इट इज़ रिफ्रैक्टेड। इसको रिफ्रैक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि उसने पाथ चेंज कर दी है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और इनटू द एयर हो रहा है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं, एट C इट रिफ्रैक्ट्स इनटू एयर एंड ट्रैवल अलोंग CF। तो C पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो रही है अलोंग एयर एंड ट्रैवल अलोंग CF, यही बोला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब जो पैरेलल रेज है AE एंड CF, वो कैसे है, हैव द फेज डिफरेंस ड्यू टू देयर डिफरेंट पाथ लेंथ्स इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट उनको फेज डिफरेंस रहेगा क्योंकि पाथ लेंथ्स भी अलग अलग है, डिफरेंट मीडियम में है ना, एक ऑयल में है और ऊपर कौन सी है, एयर मीडियम है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 के ऊपर डिपेंड है। एंड एट द टॉप सरफेस जो θ1 है वो कैसा है, एट द टॉप सरफेस है, ये ऑयल फिल्म है हमारी, इसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट होता है, फिर रिफ्रैक्ट होता है, अगेन ये B पॉइंट आया हमारा, फिर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा है ना, ऐसी है हमारी डायग्राम। तो जो रे है AE और CF, जैसे ये A और E, और जो C और ये जो F है, ये क्या होते हैं, दे आर इंटरफियर विथ ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, वो हाँ ये रह गया 7 नंबर का पॉइंट। फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, ये θ1 के ऊपर डिपेंड है, और यानी उसको वीविंग एंगल भी बोलते हैं, और उसको अगर और किसके ऊपर डिपेंड है, लैम्बडा के ऊपर डिपेंड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड है। और ये जो AE है, AE और CF, ये क्या हो जाएंगे, दे इंटरफियर विथ ईच अदर एंड डिफरेंट कलर्स आर सीइंग व्हेन वी व्यू फ्रॉम द टॉप एट डिफरेंट एंगल्स। अगर हमने टॉप पे से अलग अलग एंगल से उसको ऑब्ज़र्व किया, कभी ऐसा ऑब्ज़र्व किया, कभी अगर बड़ा एंगल से ऑब्ज़र्व कर रहे तो हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, दिस इज़ द इंटरफियरेंस जो है फॉर द थिन फिल्म, इंटरफियरेंस ओवर अ थिन फिल्म अभी हमने देखा हुआ है। तो ये
3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए ही आपके बुक में पूछा गया है, पर ये मुझे लगता है 3 मार्क्स के लिए आना चाहिए ये क्वेश्चन। वाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व ओवर अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ठीक है, समझ में आया फिर। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारी नोट्स है, आप इसको लिख लीजिएगा ये आंसर को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आज हमने देखा है इंटरफेरेंस थ्रू द ऑन द थिन फिल्म। ऑयल जो है फ्लोटिंग ऑन द वाटर, उसके ऊपर जो थिन वाटर के ऊपर जो ऑयल की थिन फिल्म तैयार होती है, उसमें से हमने इंटरफेरेंस को देखा है। तो ऑयल फिल्म समझ में आई ना कौन सी है, जो जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। 1 मिनट मैं बता देती हूँ, ये बताना रह गया, मुझे लगा समझ में आया होगा आपको। तो ये जो है ये यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, ऑयल फिल्म है, ये है हमारी ऑयल फिल्म। ओके, ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हो गया आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम अलग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके आप प्रैक्टिस करो, लिख लो आप इसको। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।